आज की जो विषय है हमारा वो मैंने बता दिया आपको, अधिगम टॉपिक चल रहा है और अधिगम टॉपिक 2-3 दिन और चलेगा, तो आप अधिगम की तैयारी कर लें। ओके, ठीक है जी। चलिए, उसी संदर्भ में सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि सीखने से शब्द प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया। सीधा सा नॉर्मल सा प्रश्न जो पेपर में हर एक आदमी कह देगा मजाक के प्रश्न दे दिए क्या, परंतु पूर्व के पेपरों में आप जब देखेंगे इन्हें तो ये पेपर में आपको हूबहू मिल जाते हैं। इसीलिए हम थोड़े से अलग हटकर हैं, क्योंकि आपको लगेगा इजी क्वेश्चन है। तो एक बात आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पावलो पूछ रहा है कि पावलो ने किस पर प्रयोग किया। अगर हाँ जी SCRT के बारे में बताओ, बता देंगे, आने दो प्रश्न। तो ये बात ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना, अभी पूर्व का एग्जाम जो हुआ है 2nd ग्रेड का, उसमें भी प्रश्न यहीं से इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो हम देख लेते हैं, चूहे पर प्रयोग किसने किया था, स्किनर ने किया था, हल ने भी किया था गुरुजी, ठीक है जी, मैकडूगल ने भी किया था, चलो छोड़ो। कुत्ते पर पावलो ने किया था, कुत्ते पर प्रयोग पावलो ने किया है। बिल्ली पर किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है भाई, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली पर। और किसने किया आगे बताएंगे। बंदर पर किसने किया, बंदर का अपने पास है नहीं। चलिए, ये पावलो का पूछ रहा है और पावलो का उत्तर हमारे पास आ गया है कुत्ता। और बागड़ी राजस्थानी भाषा की बात करें तो पाँव किसके हो जाती है, पाँव एक रोग होता है और वो गंडक के हो जाती है, और गंडक को हम कुत्ता बोलते हैं। पाँव गंडक गई हुआ है, ऐसे याद रख सकते हो, बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से चलें हम 2 नंबर, क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या है। अगर ये सिद्धांत आप पढ़ के आए हो तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, क्लासिकी अनुबंधन यानी पावलो वाले सिद्धांत की बात कर रहा है कि इसमें भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या है। तो देख लो, उसने सबसे पहले क्या दिया, भोजन यूसीएस दिया था, और उसके बाद में कुत्ते ने मुख की अनुक्रिया की यूसीआर। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, भोजन था, और ये थी लार। बाद में उसने कंडीशन लगाई, कंडीशनल स्टिमुलस घंटी बजाई, फिर उसके बाद में यूसीएस दिया, भोजन दिया, और कुत्ते के मुख में क्या आई, लार। अंत में सिर्फ घंटी बजाई, कुत्ते के मुख में क्या आ गई, लार। ये था। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है ये, भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या है। तो लार की अनुक्रिया देखो, भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया जो हो रही है वो क्या हो रही है, यूसीआर हो रही है। तो देख लेते हैं, यूसीएस ये नहीं है, सीएस भी नहीं है, सीआर भी नहीं है, तो यूसीआर ये रहा। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में चलते हैं 3 नंबर, पावलो के अनुबंधन प्रयोग में केवल है, पावलो के अनुबंधन में प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। अब बताओ, ध्वनि बताई थी मैंने अभी, सीएस, ठीक है, और यूसीएस ये बताया था, ये ध्वनि यानी घंटी की आवाज थी और ये भोजन था। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है ये कि अनुक्रिया को क्या कहते हैं, सीएस का पूछ रहा है ये कि सीएस को क्या कहेंगे। तो सीएस का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल होता है अनुबंधित, कंडीशन लगी मतलब उसको बांध दिया कि आपको ये काम नहीं करना है। क्या कह रहे हो रे तुम्हें। तो 2 नंबर अनुबंधित अनुक्रिया। अरे भाई, मैं सिर्फ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको बता दिया, RSCRT करवा दी जाएगी प्रश्नोत्तरी में, टॉपिक नहीं करवा सकते, ये प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न आएंगे तो पूरी की पूरी करवा देंगे। डिटेल से पढ़नी है तो भाई डिटेल में करवा रखी है, सब बच्चों को पता है कि मैनेजमेंट की क्लास से करवा रखी है, आप वहां से सर्च करके जा सकते हैं, करवा रखी है, ऐप पर भी करवा रखी है। चलिए, इसका हो जाएगा अनुबंधित है। क्या पूछ रहा है ये, सॉरी, हाँ कमेंट आ गया था, मैंने उसकी तरफ ध्यान दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है, अनुक्रिया पूछ रहा है, तो अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी। लास्ट में सीएस के प्रति सीआर कर रहा है तो ये अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी। तो इसका 2 नंबर सही था। ओके, मिल गया होगा उत्तर आपको। अब चलिए, नेक्स्ट है 4 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो भाई आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो रही है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि ये चीज़ें ऐसे होगी, इस प्रोसेस से चलेगी। हम आपके प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर सकते, आप हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। अगर हमने ये प्रश्न आपको बता रहे हैं कि मैं प्रश्न के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, तो फिर कहाँ है, बार बार कमेंट करोगे तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम आपका नाम ले लेंगे, नहीं लेंगे, जोर लगा लो सही। ठीक है, चलिए। निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया, ठीक है जी। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें लिखा ही नहीं क्या, थॉर्नडाइक का दिया, अच्छा इधर लिख दिया, ठीक है, ये तो गलत हो गया फिर। प्रबलन का सिद्धांत बिल्कुल बल और हल ये इसी का है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी इसी का है। तो क्या प्रश्न पूछ लिया इसने, कौन सा सही नहीं है? तो ये 2 नंबर हो गया ना, ये पावलो का थोड़ी है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पावलो का नहीं है। ओके, चलिए 4 नंबर का उत्तर सी कैसे बता रहे हो रहे तुम्हें? कोई बात नहीं, चलिए तो समय अब खराब नहीं करेंगे कमेंट पे, तभी मैं कमेंटों पे ध्यान नहीं देता। चलिए, ये प्रश्न आपका बार बार आता है। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है। यानी हम कोई स्थान एक निर्धारित कर लिया कि मेरे मोटरसाइकिल की चाबी है तो मैं यहाँ टांगूंगा, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास चला जाता हूँ। मैंने खूंटी अब चाबी बदलनी यहाँ रख दी और फिर भी मैं चाबियां लेने के लिए यहाँ जा रहा हूँ, मतलब मेरा अनुबंधन हो गया है, सीधी सी बात है। तो ये उदाहरण किसका है? अनुबंधन का है। ये लो, कुत्ते का घंटी के साथ क्या हो गया था? अनुबंधन हो गया था। अरे करवा देंगे, प्रश्न आएगा ना करवा दूंगा, बार बार कमेंट न करें, आप बता देंगे आपको। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही तुम लोग अधूरा ज्ञान लेके आते हो, इसीलिए मैंने कल भी कहा था अधूरा ज्ञान खराब करेगा, अलगत गगरी चलकत जाए, मैंने कहा था। और मैंने कहा था पूरा वीडियो देख लो, मैनेजमेंट के पूरे वीडियो देखो तुम, फिर तुम्हें पता चलेगा 9 विभाग कैसे हैं। 6ठा विभाग अजमेर में कार्यरत है, ये बात मैंने बताई थी और आज भी कह रहा हूं मैं। तुम वीडियो देखते नहीं, आधा अधूरा सिलेबस लेके आ जाते हो, देखो पहले। चलिए, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व अनुभव में डॉक्टर इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। ये उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है भैया। जैसे एक स्कूल के अंदर बच्चा गया, एक टीचर ने पीट दिया, वह किसी भी टीचर को देखता है तो ये सोचता है कि ये टीचर मेरे को पीटेगा। जैसे आपने किसी टीचर से पढ़ा, दूसरा टीचर जब पढ़ाने आता है तो आप सोचते हैं कि वेले जैसा ही पढ़ाएगा, नहीं हो सकता है उसका पढ़ाने का मेथड अलग हो, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो यही उदाहरण आपसे पूछ रहा है, किसका है? प्राचीन अनुबंधन का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का है, या प्रयास व त्रुटि का है, या उपयुक्त सभी का है? तो देखो, वो पहले वाली चीज को देखा, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, सफेद कोट से हो जाएगा, फिर दूसरे डॉक्टर को देखेगा, तो ये प्राचीन अनुबंधन है, ये प्राचीन कंडीशनल थ्योरी है ना, पावलोव वाली है। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम खुद ही दो भाई, इसका आंसर तुम खुद दो। हम देखते हैं इसका आंसर कौन कौन लोग सही दे पाते हैं। इसका आंसर है कौन कौन से लोग सही दे पाते हैं, बताइएगा। कौन कौन इसका उत्तर सही दे पाता है, बताइएगा। थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं? संज्ञानवाद जीन प्याजे का है, समाजवाद नहीं है, साहचर्यवाद भी नहीं है, संयोजनवाद है। और ये कमेंट बार बार आ रहा है, चलो मैं करवा देता हूं, पहले ये करवा देता हूं। चलिए हम एक बार चेंज कर लेते हैं। ये लो, RSCRT में कह रहे हैं कि गुरुजी आपने पढ़ा ही नहीं बेटा, अच्छी तरह से पढ़ा होता। RSCRT में कितने विभाग हैं? 9 है। लिख रहा हूं 9 विभाग, लिख लेना। अब कौन कौन से 9 विभाग हैं? पहला जो विभाग है उसका नाम है मानव एवं समाज विज्ञान विभाग। कभी जाके आओगे तो पता चलेगा समाज विज्ञान है विभाग। 9 विभाग लिख लेना ताकि भविष्य में किसी गलत अध्यापक के धक्के मत चढ़ जाना।
2। दूसरा है विज्ञान व गणित विभाग। ये लो बेटा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब हम यहीं दे देते हैं, उसके बाद में देख लेंगे। सीरीज को थोड़ा लेट कर देते हैं, तेरे वाला ही करते हैं पहले। मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग। 9 विभाग नोट कर लो भाई, आप भी कर लो। 4 नंबर में है शिक्षक शिक्षा विभाग। 5 नंबर में नोट कर लें शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विभाग। ठीक है, 5 हो गए। फिर उसके बाद में है आपका छठा विभाग नोट कर लें शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। ये मैंने कहा था आपका अजमेर में कार्यरत है। इस भाग को मैंने कहा था ईटी सेल जो है आपकी, ये आपका वहां काम नहीं करता, ये आपका अजमेर में काम करता है। 7वां विभाग आप नोट करेंगे, 7वें में लिखना है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग। 8वें में नोट करेंगे अनौपचारिक और वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। और 9वां विभाग आप लिखेंगे शिक्षा कर्म व मूल्यांकन विभाग। हाँ जी, अब बताइए 9 विभाग पूरे हो गए होंगे। गुरुकुल तारानगर पे जो भी सूचना आती है ध्यान रखिएगा, हम ऑथेंटिक बुक से और जो गवर्नमेंट की साइड है वहां से सूचना लेके आते हैं और वहीं से पढ़ाते हैं। कोई भी जानकारी अधूरी नहीं दी जाती। इसी वजह से आज सुभाष सर का राजस्थान में नाम है और उनका विश्वास हमारे पे है, इसीलिए हमें इस क्षेत्र में उतारा गया है। हमने जो सूचना दी है उसके पास हमारे पास ऑथेंटिक प्रमाण है। आपको जो चीज चाहिए हम बताएंगे। 9 विभाग करवाए हैं, 9 के 9 नाम लिखवा दिए हैं। अधूरी किताबें अच्छी किताबें पढ़ो, अधूरा ज्ञान आपको ले डूबेगा। ठीक है, चलिए हो गए 9 विभाग पूरे। अब इसका कमेंट भी नहीं आएगा। ओके, अब इसका कमेंट भी नहीं आएगा। अपने को समय लगा, कोई बात नहीं, अपन वहीं से चलते हैं। ये लीजिए अपनी सीरीज वहीं जहाँ चल रही थी वहीं से अपने चल लेते हैं। चीन्स ये लो, तो इसका उत्तर अपना संयोजनवाद हो जाएगा। 7 नंबर का संयोजनवाद। 8 नंबर सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इजी सा प्रश्न है कि सर्वप्रथम की बात कर रहा है, बस इजी यहाँ इसलिए नहीं है। पावलो आया था, हल आया था, थोरनडाइक आया था या कोलर आया था? ये कह रहे हैं कि लर्निंग की सबसे पहले, लर्निंग के जो थ्योरी दी थी वो सबसे पहले देने वाला विद्वान कौन है, ये बात आपसे पूछ रहा है। हाँ जी, डाउट क्लियर हुआ क्या? अब नहीं आएगा उसका कमेंट। ठीक है, कमेंट नहीं आएगा क्योंकि अधूरी अच्छी पुस्तकें अच्छे लोगों से नहीं पढ़ा है तो वो जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, अदगल गगरी छलकत जाए। ठीक है जी, चलो। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना है किसने की थी बेटा? थोरनडाइक ने की थी। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर 3 मुख्य नियम बताए थे और 3 मुख्य बताए थे और 5 क्या बताए थे? गौण नियम बताए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। 9 नंबर, अधिगम अंतरण का थोरनडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम ट्रांसफर, ये सीधी सी बात, अंतरण का अर्थ अगर नहीं समझो तो अधिगम ट्रांसफर का सिद्धांत जो है वो किसको कहते हैं? थोरनडाइक के। समानता के सिद्धांत को, अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को, औपचारिक नियमों के सिद्धांत को, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिएगा। हाँ जी, आंसर दो भाई। चलिए
इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन संख्या जरूर लगाएं भाई, क्वेश्चन संख्या जरूर लगाएं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत। क्या कह रहा है? अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कौन सा है? दिगम अंतरण, कि जो चीज आपने सीख रखी है वो सेम चीज आप, जैसे आपका टीवी खराब हो जाता है, आपने एक थपकी लगाई, वो चल गया, अब दूसरी जगह कहीं गए हुए मित्र के घर, उनका भी टीवी खराब हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वो थपकी लगाएंगे, क्योंकि आपने पूर्व में अनुभव ले रखा है। तो समान है दिगम, जो रूपांतरण आपने घर पे सीखा था दिगम, वो भी दूसरी जगह ट्रांसफर करने का प्रयास हमें करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। देखो 3 मुख्य नियम बताए थे, प्रमुख नियम बताए थे इन्होंने, आपको बताया ट्रिक, भी बताया पता। मुख्य नियम आपको पता है, पी से प्रभाव का नियम ये लो, टी से तत्परता का नियम ये लो, और ए रह गया, ए से अभ्यास का नियम। अगर आपको इतनी ट्रिक याद थी ना कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में पता है, तो आप ये प्रश्न सही कर देते, क्योंकि नहीं पूछा है तो ये नहीं है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर, आप ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में और दोबारा पूछा गया आपसे। आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के नियम कौन से नियम से होती है? बताइएगा। बिल्कुल, जो लोग जुड़े हैं उनका नाम ले लेते हैं भाई। तमन्ना शर्मा, रामनिवास जाट, रजनी कंवर, सरिता कड़वासरा, विनोद कुमार, बिल्कुल भी आप सभी का आभार। चलिए, हाँ जी, तो बताइएगा इसमें कि एक घोड़ा है, आप किसी घोड़े को जबरदस्ती तालाब तक ले जा सकते हैं, क्या उसे पानी पीने के लिए बाध्य कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। कि जब तक एक बालक है, उस बालक को हम जबरदस्ती स्कूल तक ले जा सकते हैं, क्या उसे पढ़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा, आंतरिक रूप से तत्पर होगा, तो ही वो काम कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, पहले बच्चे को आंतरिक रूप से क्या करना है? तैयार करना है, और उसके बाद में आगे की क्रिया शुरू करनी है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम इंगित करते हैं? अभी बता के गया हूं। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। मुख्य नियम आपको पता है, पी का मतलब प्रभाव, यही तो है। क्रिया की सफलता से संतोष, यानी आपने कोई काम किया, उसमें सफल हो गए तो आगे वाले काम की गति बढ़ जाएगी। असफलता से असंतोष, आपने कोई काम किया, उसमें सफल नहीं हुए तो आपके कार्य की गति धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पीछे वाला काम आगे वाले पे दबाव दिखाता है। तो इसे बोलेंगे प्रभाव का नियम। ये रहा, क्या बोल देंगे? प्रभाव का नियम। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लक्ष्मण जी, हाँ जी, राइट आंसर आपका रजनी कंवर, बिल्कुल बेटा ठीक है। 12 का सी है गुरुजी, ठीक है बेटा, चलने दो, दड़ा दड़ कमेंट आने दो। 13 नंबर, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंड में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है? कोई भी पाठ्यक्रम है, कभी भी बालक को पूर्ण नहीं हो, उसमें टुकड़ों में बांटे। जैसे आजकल जो किताबें आ रही हैं, उसमें देखो ये पाठ संख्या 1 है, तो वो पूरा नहीं है, उसमें ऐसे दिया है पाठ संख्या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। क्या कह रहा है? पाठ्य सामग्री को टुकड़ों में बांट दिया, बिल्कुल बांट दिया। आगे क्या कह रहा है? किस नियम पर आधारित है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है भाई, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, किसी वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे बाद में पूर्ण रूप से समझा देना। तो ये आंशिक क्रिया का नियम पहला ही मिल गया अपने को, तो यहाँ ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं पड़ी। ठीक है, ओके, आंशिक क्रिया का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 14 नंबर, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है, आपके यही लगा है ना, एजुकेशन मैनेजमेंट आपके टॉपिक लगा है, और बार बार कहते हो गुरुजी एजुकेशन मैनेजमेंट करवाओ। लो भाई, इसका अर्थ बता दो तुम, देखता हूं कितनों का सही आंसर आता है। हाँ जी, इसका आंसर बताओ भाई फटाफट, इसका कितने लोगों का सही आंसर आता है? पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास करना, शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, EM एजुकेशनल मैनेजमेंट
का अर्थ क्या है? पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति। बिल्कुल आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि इस महीने में आपको इतना सिलेबस करवाना है और किस तरह व्यवस्थित करना है, ये बात बिल्कुल मैनेजमेंट में आएगी। एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, बिल्कुल स्कूल के अंदर सभी लोग प्रयास करते हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, बिल्कुल ये भी सही हो गया। शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, बिल्कुल व्यवस्था की जाती है। कोई बालक पिछड़ गया तो उसे अतिरिक्त क्लास दी जाए, किसी का सिलेबस ज़्यादा जल्दी हो गया तो दूसरे टीचर्स की सहायता करें, तो ये चीज़ें होती है। बिल्कुल ये सारा इसका राइट आंसर है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं देखता हूं किस किस ने उत्तर सही दिया है। डी इसका राइट आंसर है भाई, बिल्कुल। 15 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन का मूल तत्व नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन का मूल तत्व नहीं है, क्या नहीं है? निर्णय लेना, मानवीय संबंध, संचार, भौतिकवाद। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है कि क्या तत्व नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। शैक्षिक प्रबंधन यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, मूल तत्व पूछ रहा है, बताओ भाई क्या नहीं है। मैं देख लेता हूं आपके कमेंट, क्या कमेंट आ रहे हैं। अच्छा बिल्कुल भाई, कौन कौन जुड़ा? रजनी का बिल्कुल, लक्ष्मण जी का भी सही है, हर्षु कॉमेडियन ठीक है जी, आपका भी राइट आंसर है। लक्ष्मण आपका भी ठीक है, सुशीला स्वामी ठीक है, सरिता कड़वासरा आपका भी ठीक है, हाँ जी, तमन्ना आपका भी ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो इसका 15 का क्या राइट आंसर होगा? तो देख लेते हैं, भौतिकवाद। निर्णय लेना, बिल्कुल डिसीजन मेकर तो होना चाहिए, बढ़िया। मानवीय संबंध यानी कम्युनिटी उसमें होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध रखें। संचार, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, बोलने का तरीका जो संचार है, जैसे आपके पास कंप्यूटर है तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए। संचार, कम्युनिकेशन, एक दूसरे संप्रेषण जो है वो भी बढ़िया होना चाहिए। तो भौतिकवाद ऐसा कोई इसके अंदर शैक्षिक के अंदर नहीं है, भौतिकवाद का जो दिखता है तो ये नहीं है इसका, ठीक है। ये तीनों ही इसके अंदर समाहित हैं। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर है, प्रबंधन का हृदय है। प्रबंधन का हृदय क्या है? निर्देशन है, बजट है, संगठन है या अभिप्रेरणा है? बताइएगा इसका राइट आंसर बताओ भी। 16 नंबर का प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? हाँ जी, प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? बताइए, आंसर दो भाई। प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? मैनेजमेंट का हृदय, बिल्कुल बताओ। 16 का सुरेंद्र कुमावत ले लिया ना, तेरा नाम मिला, अगर नाम उठा दो तो बेटा। सोलह का, अरे भाई तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं? अरे भाई मैनेजमेंट का हृदय किसे कहेंगे? मोटिवेशन को कहेंगे, अभिप्रेरणा को कहेंगे। कहाँ घूम रहे हो तुम? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। विनोद कुमार तूने तो ठीक ही उत्तर दिया बेटा, हाँ तुक्के मार रहे हैं बस। ये डी राइट आंसर है। मैनेजमेंट का हृदय जो होता है वो क्या होता है? वो आपका अभिप्रेरणा होती है। ओके चलिए कोई बात नहीं, जिनका गलत हुआ हौसला नहीं हारना है भाई आपने। हाँ जी, आगे है पंजीयक शिक्षा विभाग। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, ये एक विभाग है अपना बीकानेर में। बीकानेर संस्था द्वारा निम्न में से कौन सी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाता? बहुत बढ़िया प्रश्न। यानी बीकानेर के अंदर जो परीक्षा विभाग है हमारा निदेशालय में, तो उसके अंदर अगर बात करें तो इनमें से कौन सी परीक्षा का आयोजन वो नहीं करवाता, ये आपको बताना है। कौन कौन सी परीक्षा का आयोजन वो करवाता है और कौन सी का वो नहीं करवाता। हाँ जी, हाँ चलो कोई बात नहीं, रोना नहीं है, बिल्कुल देख लेते हैं। हाँ जी, प्री बीएसटीसी की परीक्षा वो करवाता है, बिल्कुल सही बात है। 5वीं बोर्ड की परीक्षा वो करवाता है, बिल्कुल सही बात है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा तो BSER अजमेर बोर्ड करवाता है, तो ये तो इसमें आती नहीं। संगीत प्रभाकर की शिक्षा भी परीक्षा भी वो करवाता है, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा आपका ये, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा है, अजमेर बोर्ड करवाता है। हाँ जी, 17 में 4 गलत हो गया बेटा।
और कौन कौन सी परीक्षाएं हैं तो लिख सकते हैं आप, मैं आपको लिखवा देता हूं। ये तो प्रथम और सेकंड दोनों सेकंड ईयर की परीक्षा ये करवाता है, बीएसटीसी जिसे बोला जाता है। 5वीं बोर्ड की हो गई, ठीक है। अब इसमें आपको कौन कौन सी परीक्षाएं नहीं करवाता ये पूछ रहा है ना, तो 5वीं बोर्ड की होगी, 10वीं की नहीं करवाता। फिर संगीत प्रभाकर आ गया, तो इसी के साथ में लिख लेना संगीत भूषण, ये परीक्षा भी यही बोर्ड करवाता है। 1 2 3 4 होगी ना, संगीत भूषण की परीक्षा भी यही करवाता है। फिर आपकी आएगी 5 नंबर पे पत्राचार वाली, पत्राचार शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग, ये करवाता है उसकी परीक्षा भी, शिक्षण प्रशिक्षण ये करवाता है। 5वां हो गया। छठा हो जाएगा आपका, छठा एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिभावान छात्र भर्ती योजना के अंतर्गत जो परीक्षा करवाई जाती है वो भी यही करवाता है। तो 6 परीक्षाओं का आयोजन आपका निदेशालय बीकानेर वाला करवाता है, तो इसको याद रखना। तो भी इसको याद रखना गुरुजी, सी इज करेक्ट। अन्नू खंगर, बिल्कुल लेट होगी बेटा, तुम लेट कैसे हुई? चलो कोई बात नहीं, लेट हो गए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, प्रबंधन की प्रकृति पूछ रहा है। वैसे अगर देखें तो प्रबंधन तो सार्वभौमिक होता है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट तो हर जगह ही करना पड़ता है, और मैनेजमेंट कभी भी बिना उद्देश्य के नहीं किया जा सकता, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये लो 2 हिंट मैंने दे दिए हैं। अब आप देखो, और एक तरीके से नहीं हो सकता, बहुआयामी होता है। तो एक तो हो गया प्रबंधन है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेवारी है, ठीक है, प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल बात सही है। प्रबंधन भौतिकी विज्ञान नहीं है, ये लो भाई, इसका गलत उत्तर हो गया। प्रबंधन कला है, विज्ञान है, परंतु भौतिकी विज्ञान नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कला कैसे है, आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। विज्ञान कैसे हैं, कोई बालक है वो पढ़ नहीं पा रहा है तो हम पूर्व की जो बनाए हुए सूत्र हैं, नियम हैं, उनसे पढ़ा सकते हैं। तो प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों हैं, परंतु भौतिकी विज्ञान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। भौतिकी विज्ञान वो नहीं है। ओके, ठीक है जी, इसका 2 नंबर राइट आंसर है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत, प्रजातांत्रिक अर्थ है जिसमें सभी लोग सक्रिय भाग लेते हैं, ये बात आपसे वो पूछ रहा है। प्रजातांत्रिक सिद्धांत की बात आपसे पूछ रहा है। तो सीधा सा अर्थ है, प्रजा शब्द आ गया, प्रजा का मतलब जनता, यानी जनता चुनती है, जनता का तंत्र होता है, जनता का तंत्र। अब क्या पूछ रहा है वो कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है? एक तंत्रीय नहीं होता, ये तो राजतंत्रीय हो गया, जहां राजा का काम चले, तो ये तो नहीं है। व्यक्तिगत कार्य करना, व्यक्तिगत प्रजातांत्रिक है तो व्यक्तिगत ये भी नहीं होगा, व्यक्तिगत भी नहीं हो सकता। सहभागी उत्तरदायित्व, सहभागी में देखें तो सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, और यही तो पूछ रहा है प्रजातांत्रिक। ये लो निर्णय दृढ़ता, ये तो आगे है ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं है, तो ये 3 ही हो गए। सिद्धांत में ये तीसरा आ जाएगा, जिसमें सभी लोगों की क्या होगा, उत्तरदायित्व होगा, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अभी समझाया है। इस प्रश्न को आप ही आंसर दो, इसका क्या पूछ रहा है वो आपसे। 20 नंबर का आंसर खुद दो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, सत्तावादी का अर्थ होता है जहां राजा का शासन हो। ऐसा स्तर इनमें से कौन सा है? शिक्षक केंद्रित होगा, शिशु केंद्रित होगा, प्रधानाध्यापक केंद्रित हो गया, अनुभव आधारित होगा, बताइएगा। हाँ जी भाई, प्रश्नों का आंसर तो मैं सीधा कैसे पता लगेगा कौन से का दे रहे हो? 20 नंबर का 20 नंबर लिखा करो, फिर बताया करो कि हाँ गुरुजी इसका ये आंसर है। हो गया भाई। चलो एक चीज बताता हूं मैं आपको। ये एक ब्लूम ने डायग्राम दिया था, इसमें लिखा था एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, ठीक है, एक समाज या विषय वस्तु या पाठ्यक्रम होता है। चलो यहीं से देख लेते हैं। इसमें पहले तो देखो शिक्षक है क्या, ये रहा, शिक्षार्थी यानी शिशु रहा, प्रधानाध्यापक तो है ही नहीं, ये तो कट हो गया, समाज पाठ्यक्रम ये भी नहीं है। अब देख लो शिक्षक का सत्तावादी स्तर, सत्ता का अर्थ है कि जैसा वो चाहेगा वैसा पढ़ाओ। पहले सत्तावादी स्तर था, परंतु सत्तावादी स्तर नहीं है, बालक जैसा चाहेगा वैसा पढ़ाने पड़ेगा। तो शिक्षक जब पढ़ाता था अपनी मर्जी से, उसे सत्तावादी स्तर बोलते थे, तो शिक्षक केंद्रित होता था।
सत्तावादी स्तर का मतलब एक ही राजा जो होता है, राजा का ही ऑर्डर मान्य हो, तो पहले इस तरह से होता था, परंतु आजकल ऐसा नहीं है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, शिक्षक के सत्तावादी स्तर की विशेषता नहीं है। शिक्षक के सत्तावादी स्तर की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो सत्तावादी स्तर में क्या होता है, रटने पर बल दिया जाता है। बिल्कुल पुराने समय में जो अध्यापक होते थे वो ऐसे ही पढ़ा देते कि रट के ले आओ। मैं तो इसे आप खुद इस तरीके से पढ़ा हुआ हूं, है हर याद है। तो काल रट के आ जाइए प्रश्न है, नहीं तो मुर्गा बनावांगा। अब बात के डरा डरा के मार दिया। और गुरुजी यहाँ कहते तो रटता प्रश्न समझता कोई नहीं, मैं तो खुद ही पद्धति ऊपर डेढ़ हूं। अरे एक डंडो रखा करता एडो मोटो जिका नाम बांग के लाल होया कर तो, और मार गए गुरुजी माने इतनी गंदी तरह कुट्या करता, रटड़ो ही पढ़तो। अब क्या नहीं उड्या उड्या रे कबूतर, मारे वह कबूतर बैठना जिगिया यहाँ प्लेन कर दी गुरुजियां डंडा मार मार के, ठीक है नहीं। तो देखो रटने पर बल देता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी की सहभागिता अधिक होती है, बिल्कुल नहीं होती। आगे, यह शिक्षक केंद्रित होता है, बिल्कुल होता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षक को महत्व नहीं दिया जाता, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत मारा बच्चा का याद हो या नहीं हुआ, अरे आपको कोई अर्थ नहीं है। उसने पाठ पढ़ा दिया, प्रश्न कर लाए, ठीक है, ना करके रहे कोई बात नहीं। व्यक्तिगत कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इसमें देखो क्या पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। तो ये रही, ये इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये विशेषता तो किसकी है, ये तो शिशु केंद्रित जो शिक्षा है उसकी है, सत्तावादी की नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 22 नंबर देखो, हेनरी फ्योल के विशिष्टीकरण का सिद्धांत का संबंध है। हेनरी फ्योल का आपको विशिष्टीकरण का सिद्धांत पूछ रहा है, अगर आपने पढ़ा है तो बताओ भाई। हाँ जी, विशिष्टीकरण क्या होता है, सामान्यीकरण क्या होता है, बता देता हूं। 2 चीजें होती हैं बेटा, एक तो होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। क्या होता है, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अर्थ है कि सारे काम एक ही व्यक्ति करेगा, सत्ता का मालिक राजा ही होता है। और विकेंद्रीकरण का होता है मालिक तो होता है परंतु वो काम को बांट कर दे देता है, तो वो विकेंद्रीकरण हो गया, काम का वजन कम हो गया। बस वही पूछ रहा है विशिष्टीकरण का सिद्धांत का संबंध किससे है। तो सीधा सा अर्थ हो गया, विशिष्टीकरण का मतलब है कार्य का विभाजन करके दे रहा है। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर, ये आपको समझा दिया है। इस तरह डायग्राम से आप याद रख सकते हैं। कार्य का विभाजन करना, बिल्कुल बेटा वही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। शैक्षिक प्रबंधन की क्या विशेषता नहीं है, ये मूर्त प्रक्रिया है, कला व विज्ञान है, विशुद्ध मानवीय क्रिया है, या फिर ये चौथा है सामाजिक है। तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, 23 नंबर का आंसर बताइएगा। शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट की विशेषता नहीं है। सबसे पहले एजुकेशन मैनेजमेंट में देखते हैं मूर्त प्रक्रिया है। मूर्त का अर्थ होता है आपके सामने होती है, सामने तो होती नहीं, कैसे होगी। एजुकेशन में आपने नियम बनाए कि अपने को ये काम करना है, इस महीने में इतना पाठ्यक्रम कराना है, जो बच्चे पिछड़ चुके हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना है, उनको शिक्षा गुणवत्ता के साथ उपलब्ध करानी है। तो मूर्त तो नहीं हो सकती है, मूर्त नहीं हो सकती। आगे देखते हैं, कला और विज्ञान, ये तो हो गया, मैंने बताया था आपको। विशुद्ध मानवीय क्रिया, बिल्कुल इसमें मानव को काम करना पड़ता है और रिजल्ट वगैरह सब ये सामाजिक है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बस हो गया ना। मैंने कहा था नहीं, ये अमूर्त प्रक्रिया है, ध्यान रखना। एजुकेशनल जो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट है वो अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि रूपरेखा बनाई जाती है, उसके बाद में ये कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर, सर हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन है। ये प्रश्न बढ़िया है भाई। सर हेनरी फ्योल के अनुसार, हाँ जी ये बताओ, सर हेनरी फ्योल के अनुसार है, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है, बहुत ही बढ़िया। हेनरी फ्योल ने कितने घटक बताए हैं वो आपको याद करने हैं भाई, कितने घटक है बताए हैं। तो देख लेते हैं हेनरी फ्योल। पहले तो ये ध्यान रखो, फ्योल और फ्योल का मतलब 5, क्या याद रखना है, 5, यानी कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। तो पहले तो यही गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 हो गए। 1 2 3 4 5, इसका उत्तर ये हो गया, 1 2 3 4। तो इसका उत्तर हो गया ये। हेनरी फ्योल ने 5 घटक बताए हैं और 5 को आप ऐसे जोड़ लो, फै से फ्योल, फै से 5 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं बता देता हूं।
पी से याद रखना है बेटा प्लानिंग। क्या याद रखना है? प्लानिंग बताया गुरुजी। ठीक है, फिर आ गया ओ, और से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ गया सी। सी से कैसे याद कर लो? सी का एक का अर्थ है कमांड। ठीक है, फिर दूसरा सी आ गया, इसका अंतर है कंट्रोल, नियंत्रण, कंट्रोल। और फिर लास्ट सी आ जाएगा, और लास्ट सी का अर्थ है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय जिसे बोलते हो, CORODINATION। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो ये 5 बताए थे, आपको याद रखने हैं। हाँ जी, हेनरी फ्योल के 5 हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। 7 किसने बताए हैं? ये आपको ध्यान रखना, ये लुथर गुलिक ने बताए हैं। लुथर गुलिक के बताए हुए हैं, सॉरी गुलिक। कैसे याद रखना है? गुलिक किससे शुरू होता है? जी से शुरू होता है, और जी अपनी लाइन में अंग्रेजी वर्णमाला में 7 पर है। 7 पर कौन सा है? ये है। तो ऐसे याद रख सकते हो। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आपकी डिस्प्ले पे आ रहा है। हाँ जी, राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन कौन सा है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये पूछ रहा है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? ये प्रश्न आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है, बताइएगा। MHRD है, NCERT है, NCTE है, या न्यूपा है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जब आया था तब MHRD हुआ करता था। अब तो इसका नया नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। ये लो, तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो स्तर है यही है। इन चारों में जो दिया गया है ये सबसे बड़ा स्तर है MHRD, मानव एवं विकास संसाधन मंत्रालय। बिल्कुल इसका 1 नंबर राइट आंसर है गुरुजी। हाँ जी, तो आज का जो प्रश्न हमारी प्रश्नोत्तरी थी, ये अंतिम प्रश्न था उसका। चलिए आज की कुछ थॉट बातों के साथ क्लास का समापन करेंगे। आज हम आपके लिए, आपको क्लास कैसी लग रही है, आपका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। हम सोच रहे हैं आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो क्लास को थोड़े बहुत शेयर भी कर दिया करो। तो आज की थॉट के साथ क्लास को समापन करेंगे कि किसी की बहुत अच्छी पंक्तियां कही हुई हैं कि कभी तानों में कटेगी तो कभी तारीफों में, कभी तानों में कटेगी कभी तारीफों में, ये जिंदगी है यारों पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। ये जिंदगी है यारों पल पल घटेगी। बार बार रफू करता रहा हूं जिंदगी की जेब को, बार बार रफू करता रहा जिंदगी की जेब को, कमबख्त फिर भी निकल ही जाते हैं खुशियों के लम्हे। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए, सबको बहुत सारी चीजें चाहिए, खुशियां चाहिए। तो आज इस सोच के साथ कि लोग आपको ताने दें, कुछ भी दें, आप अपने लक्ष्य पर अटल रहें, मेहनत करते रहें, सफलता आपके अवश्य कदम चूमेगी। इसी शुभ आशीष के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।